लेकिन एक तड़फ होती है कि ठीक है आजीविका मेरी इससे चलती है, लेकिन जिसके लिए मैं रखी गई हूं, जिस काम के लिए, या मेरी तरफ जो काम है उसको मैं बेहतर से बेहतर करके ऐसे परिणाम दूंगा या दूंगी कि जिससे विभाग का उद्देश्य सफल हो जाए और उसी में हमारी जिंदगी की सार्थकता है। देखो, हम काम करते हैं तो काम करने के अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। एक बहुत सटीक उदाहरण एक कथा के रूप में मैं कई बार देता हूं और आपके सामने आपको भी वो सुनाना चाहता हूं। एक मंदिर बन रहा था। मंदिर के निर्माण के लिए मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे। गर्मी के दिन थे, सूरज अपनी किरणों से आग उगल रहे थे। पत्थर तोड़ने के काम में मजदूर लगे हुए थे। एक साधु वहां से गुजरे तो उनके मन में एक विचार आया कि इनसे पूछते हैं ये क्या कर रहे हैं। पहले मजदूर के पास वो गए, क्या कर रहे हो भाई? तो गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। मई का महीना, गर्मी, पसीना पसीना। पूछने आ गए क्या कर रहे हो? किस्मत फूटी है तो पत्थर फोड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बाबा आगे बढ़े, दूसरे मजदूर के पास पहुंच गए। भाई तुम क्या कर रहे हो? वो अपेक्षाकृत शांत था कि बाबा दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, इसलिए पेट भरने के लिए मजदूरी कर रहा हूं। फिर वो तीसरे के पास पहुंचे, उससे पूछा कि क्या कर रहे हो? तो तीसरे का चेहरा गर्मी के बावजूद भी आनंद से दमक रहा था। उसने कहा बाबा देख नहीं रहे सामने भगवान का मंदिर बन रहा है, और भगवान के मंदिर के निर्माण में जो पत्थर लगना है उन पत्थरों को तोड़ने का सौभाग्य मेरे हाथों को मिला है। मैं मंदिर के निर्माण के लिए पत्थर तोड़ रहा हूं। काम एक, पत्थर तोड़ना, उसे मजदूरी भी मिलती है, लेकिन दृष्टिकोण तीन। किस्मत फूटी है, पेट भरने के लिए कर रहा हूं, और एक मेरा सौभाग्य है। मेरी प्रिय बहनों भाइयों, अगर तीसरा दृष्टिकोण काम करने का हो जाए तो सचमुच में काम आनंद बन जाता है। काम ही आनंद बन जाता है। अब मैं हूं, आप हो, हम लोग मेहनत करते हैं। अब मुझे आपके सामने कहने में संकोच नहीं, मैं 18 घंटे काम करता हूं पूरे। अभी भी मेरा गला बैठा हुआ है। सवेरे से लेके देर रात तक एक तड़फ रहती कि यार 8.5 करोड़ लोगों के लिए काम करना, पगला तो चुप बैठेगा क्या आराम से? क्या तुझे विश्राम करने का हक है? एक क्षण भी तू कैसे व्यर्थ गवा सकता है? और कर और कर और कर। मैं दौड़ता रहता हूं दिन और रात। हमारी जिन बहनों को हमने सम्मानित किया है उनमें से कई ऐसे ही है जिनको लगता मेरी आंगनबाड़ी का कोई बच्चा कुपोषित कैसे रहेगा, उसको सुपोषित करने के लिए मैं जी जान लगा दूंगी। और वो दिल से, अंतरात्मा से, मन से मेहनत करती है, और मेहनत करती है तो वैसे परिणाम आते हैं। अब सोच के देखिए, सचमुच में ये एक बात सही है कि आजीविका तो चलती है इससे, लेकिन हम प्रदेश में सबसे बड़ा दायित्व हमारा कुपोषण दूर करना। वैसे अलग अलग काम है अपने विभाग के, और अगर कोई अंडरवेट बच्चा, उसका वजन पूरा हो जाए आपके प्रयासों से, तो आपको आनंद आता कि नहीं आता मन में? मेरी आंगनवाड़ी में अब कोई कुपोषित नहीं है। कितनी बड़ी सेवा ये। तो अपना काम लोगों की जिंदगी बचाने का, बच्चों की जिंदगी बचाने का और बनाने का काम है।
अब महिला बाल विकास मतलब 75% आबादी की सेवा का विभाग है ये। आधी तो बहनें ही है मेरी, 50%, और उनमें बच्चे और मिला दो तो 25% वो हो जाते हैं। 75% की जिम्मेदारी अपने पास है, और उसके लिए अलग अलग कार्यक्रम है अपने पास। कई एक एक कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है मुझे। अब सबसे प्रमुख काम यह है कि हमारे बच्चे कुपोषित ना रहे। अब मध्य प्रदेश के माथे पर मुझे एक कलंक लगता है कि कुपोषण के मामले में हमने प्रगति की है, इसमें कोई दो मत नहीं। कुपोषण कम किया है, आंकड़े इसके गवाह हैं, लेकिन हम बाकी राज्यों से पीछे हैं। देखो, आज के जमाने में इतनी योजना अपने पास है कि कोई बच्चा कुपोषित रह ही नहीं सकता। अगर हम ढंग से काम करें तो कोई बच्चा कुपोषित नहीं रह सकता। सरकार भी कर रही है और समाज भी बिल्कुल बाहें फैलाए बैठा है। अभी आप उदाहरण दे रहे थे, आंगनबाड़ी में एक दिन निकल गया मैं भोपाल में, भोपाल की बहनें यहां पे बैठी होंगी, निकले थे हाथ ठेला लेके बच्चों को खिलौने के लिए। लोगों ने कई ट्रक भर दिए, ले जाओ, और जिनके पास सामान नहीं था वो चेक ले लेके पीछे दौड़ रहे थे, ले जाओ मामा, ले जाओ मामा, ले जाओ मामा, खरीद खरीद के दे देना बच्चों को। इंदौर में मैं निकला, 1 घंटा कुल निकला, 8.5 करोड़ रुपए के चेक मुझे मिले रास्ते चलते, मांगे नहीं किसी से। लोग चेक ले लेके पीछे दौड़ रहे थे कि हम कुछ सामान नहीं है, चेक ले लो मामा, चेक ले लो मामा, चेक ले लो मामा, दिला दो बच्चों को जो दिलाना है, और 40 ट्रक भर गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि समाज के पास देने को बहुत कुछ और लोग देना भी चाहता है। सवाल लेने वाले का है, विश्वास कि मैं जो पैसा दे रहा हूं उसका सही उपयोग हो जाएगा। इसलिए हमने एडॉप्ट एन आंगनबाड़ी अभियान चलाया। अब उसका मतलब यह कि समाज को जोड़ दो आंगनबाड़ी से। केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्यों, हम तो करेंगे ही, सहायता करेंगे, जिनकी तरफ मॉनिटरिंग का काम है वो मॉनिटरिंग का काम करेंगे, लेकिन बाकी क्यों नहीं? अब कुछ जगह मैंने आह्वान किया कि भाई फसल आ गई किसान की, 1 कुंटल आधा कुंटल दे दो बच्चों को। वो पोषण मठ का अभियान आपका चलो, लोग ढेर लगा देंगे। लोगों का विश्वास पैदा होना चाहिए। खाने पीने के सामान की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कमी नहीं रहेगी। और इसलिए हम अपनी आंगनबाड़ी को आदर्श कैसे बना सकते हैं? पहली चीज वही कि बच्चे कुपोषित ना रहे। क्या आज हम संकल्प कर सकते हैं? सभी आंगनबाड़ी की बहनें मुझे सुन रही हैं, ऊपर के सारे हमारे अधिकारी मुझे सुन रहे हैं। क्या महिला बाल विकास विभाग ये संकल्प ले सकता है कि 1 साल के अंदर एक भी बच्चा अंडरवेट नहीं रहेगा? हम देखेंगे और करके दिखाएंगे, हम करेंगे। विभाग की योजनाओं का भी लाभ देंगे, समाज से भी सहयोग लेंगे। असंभव नहीं है, ये करके दिखाया जा सकता है। तो बोलो, ये चैलेंज स्वीकार है क्या? बहुत डर गए सब, क्या कह रहे हूं? अरे स्वीकार है क्या? चैलेंज लेना, उसी में तो मजा है। अच्छा, हो मंजूर तो बोलो हाँ, ठीक है। केवल यही नहीं, मैं बाकी दूसरी जगह भी जो सुन रहा है वो कह रहे हैं। उसके लिए बाकायदापन आंगनबाड़ी में कितनी जरूरत है, कितनी सरकार पूरी करेगी, कितनी समाज से पूरी करवाएंगे। अच्छा, जहां ऐसा लगता है कि उतनी चीजें नहीं मिल सकती, तो बड़े शहर का है के लिए अब इंदौर वालों से कह दें तो जरूरत पड़ेगी तो झाबुआ अलीराजपुर वो तैयार है, क्या क्या सामान देना हम दे देंगे। तो हम लिस्टिंग तो करें आंगनबाड़ी की,
कि पोषण के लिए ये चीज चाहिए, पहली चीज। और जो बाकी अन्य गतिविधियां हैं, जैसे हमने तय किया है कि हमारे जो आंगनवाड़ी है, अब वो केवल आंगनवाड़ी नहीं रहेंगे, प्री स्कूलिंग वहीं पे होगी, पहले पढ़ाई बच्चों की। अब कई आंगनवाड़ी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो उसके हिसाब से हम जरूरत का आकलन कर लें और फिर हम आह्वान करें कि ये चीज चाहिए। मैं भी आपका आह्वान करूंगा, जरूरत पड़ेगी तो फिर हाथ ठेला लेके निकल जाऊंगा, लाओ भैया। मांगने में क्या दिक्कत है, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज परमारथ के कारण है मोहि ना आवे लाज। CSR का पैसा बहुत सा पड़ा हुआ है, पैसे की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए बस। जहां चाह होती है वहां राह को निकलना ही पड़ता है। दुनिया में बड़े बड़े काम अपने हड़मास, अपने जैसे हड़मास के पुतलों ने किए। और इसलिए एक ये चैलेंज, इसके साथ साथ एक जिद है मेरी, लिंगानुपात बराबर करना है। अब आज मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा, मैं सोचा तो पहले बेटियों की पूजन करूंगा मैं, आज विभाग भूल गया शायद क्योंकि मैं तो उधर देख रहा था कि उधर जाना, बेटियां बैठी होंगी मेरी। जब तक मैं बेटियों की पूजन नहीं कर लेता, और ये आंगनवाड़ी की बहनें करवाती हैं मुझसे, लेके थाली खड़ी रहती, आओ भैया पहले पांव धो बेटियों को। देखो एक बड़ा भेदभाव समाज में अब कम हो रहा है, लेकिन मेरी बहनें बड़ी संख्या में बैठी हैं। ये बेटे की चाह ने बेटियों के साथ बड़ा अन्याय किया। मां भी कई बार भेदभाव कर देती है, बेटा ज्यादा प्यारा, कुल का दीपक, बुढ़ापे की लाठी का सहारा। अब बुढ़ापे में सहारा देगा कि लठ देगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन बेटी की सांस जब तक चलेगी, उसकी हर सांस अपने माता पिता के लिए होगी, ये लिख के रख लेना। मैं बेटों का विरोधी नहीं हूं, लेकिन बेटियों को बराबर सम्मान क्यों नहीं? और इसलिए तो अपन ने बनाई, अपने विभाग चलाता लाडली लक्ष्मी योजना। और अब तो अपन ने देखा, आपने देखा कि लाडली की जिंदगी की सारी बाधाएं दूर कर दी अपन ने। अब लाडली लक्ष्मी का जो दूसरा भाग आया है, पहला तो आप जानते, मुझे भाषण देने की जरूरत, बताने की जरूरत नहीं है। दूसरे में अपन ने तय किया 12.5 कॉलेज में एडमिशन लेगी 12,500, तब डिग्री लेगी तो 12,500, और पढ़ाई करेगी तो उसकी फीस को भी भरवाने का काम। और मैं आज कह रहा हूं, ये मैं करूंगा ही। लाडली लक्ष्मी बेटियों का एडमिशन नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में, जेईई मेंस के माध्यम से इंजीनियरिंग कॉलेज में, क्लेट के माध्यम से लॉ कॉलेज में, बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स में, कहीं भी होगा तो उनकी फीस उनकी मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा भरवाएगा। ये हमारा संकल्प। ये इसीलिए कि जिस कारण बेटियां बोझ समझी जाती थी, वो कारण ही हम समाप्त कर देंगे। और लाडली लक्ष्मी योजना के कारण चमत्कार हो रहा है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं उसके लिए। पहले आपको पता है 2011-12 तक 912 बेटियां 1000 बेटों पर जन्म लेती थी। अब लाडली लक्ष्मी योजना के कारण वो संख्या बढ़ के पहुंच गई है 956 तक, और ओवरऑल लिंगानुपात हो गया है 970। और हमारा काम है कि 1000 बेटे पैदा हो तो बेटियां भी 1000 पैदा होनी चाहिए, बराबर बराबर समान लिंगानुपात। और उस काम, वो काम अपनी तरफ है, अपने विभाग की तरफ है। इससे बड़ी सेवा कोई और नहीं है समाज की। अच्छा कल्पना करके देखो, बेटा बढ़ते गए, बेटियां कम होती गई, तो सृष्टि का चक्र चलेगा क्या? कितनी तरह की कठिनाइयां पैदा होगी।
कई राज्य जहां लिंगानुपात कम है, शादी नहीं हो रही लड़कों को, बहुएं नहीं मिल रही, तो दूसरे प्रदेश में जाते हैं। मतलब आप सोचो कैसा अनबैलेंस पैदा होगा। तो ये समाज के लिए भी जरूरी है, बेटी के लिए तो जरूरी है ही। तो ये अपना काम है, IMR MMR उसको कैसे कम करें। और मैं बताऊं, मेरे तो जीवन का जो मूल उद्देश्य, जिसको कहते हैं ना कि काम तो कई कर रहे हैं लेकिन जिंदगी का मकसद क्या है, तो जिंदगी का बस मकसद है मां बेटी और बहन को उसका अधिकार दिलाना। ये मेरी जिंदगी का मकसद है। इसलिए लाडली लक्ष्मी, इसलिए कन्या विवाह, और इसलिए मध्य प्रदेश पहला प्रदेश हुआ जहां तय किया कि अगर बिटिया को किसी ने गलत नजर से देखा, गलत हरकत की, तो सीधे फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा। यह कानून मध्य प्रदेश में सबसे पहले बना और लगभग 87 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। और केवल ऐसे नहीं छोड़ते, मैंने कहा कि आर्थिक कमर तोड़ दो जिसने गड़बड़ की है। दुराचारी को बख्शेंगे नहीं तो घर पे बुलडोजर भी चलते हैं। ये नहीं, कैसे हम सहन कर सकते हैं कि सभ्य समाज में कोई इस तरह की गंदी हरकत करे और छोड़ दिया जाए। ये नहीं हो सकता। मां बहन और बेटी की सम्मान की रक्षा करनी है, उनको आगे बढ़ाने के हर अवसर देने हैं। इसलिए कन्या विवाह जैसी योजना भी बनाई कि विवाह को बोझ मत समझो। काय के लिए मध्य प्रदेश की सरकार है, मामा काय के लिए। अब शादियां धूमधाम से होंगी, देव उठनी का रस आ गई है, तो जहां लगता है कि मम्मी पापा को कि बेटी की शादी होनी चाहिए, सरकार शादी करेगी। तो ऐसे एक नहीं, एक योजना आप जानते हैं, मैं एक योजना नहीं गिना रहा। लेकिन हमारा काम कितना महत्वपूर्ण है आप सोचो। वन स्टॉप सेंटर, कई जगह अन्याय होता है आज भी, पहले से बहुत कम हुआ है। लेकिन पहले तो मैं गांव में देखता था, पति पत्नी में लड़ाई हुई तो पति का हक होता था कि डंडा उठाया और पत्नी को मार दिया। लेकिन इस युग में नहीं रहने देंगे हम इस प्रदेश को, और इसलिए हम स्ट्रिक्ट भी हुए और महिलाओं को कैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सशक्तिकरण, इसका काम किया है। मैं अपनी बहनों को बताना चाहता हूं, आपकी जानकारी में भी होगा कि मध्य प्रदेश पहला राज्य था जहां हमने तय किया कि चुनाव में स्थानीय निकायों के 50% रिजर्वेशन करके बहन और बेटी ही चुनाव लड़ेंगी, वहां भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप देखिए कई मेयर महिलाएं हैं, नगर पालिका अध्यक्ष महिलाएं हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष, सरपंच, और नहीं तो ऐसी हालत थी कि घूंघट मारो और घर में बैठे रहो, चूल्हा जलाओ और गांव में कहते थे गोबर थोपो। भाई लोग निकलने नहीं देते थे बाहर। जब ये 50% रिजर्वेशन सुनिश्चित हुआ तो कई बहनें घूंघट के बाहर आई। जब ये हो रहा था तो बड़ा विरोध हुआ, क्या कर रहे हो, ये औरतें क्या करेंगी और हम क्या करेंगे, क्या बस्ता लेके घूमेंगे, क्या बैग लेके पीछे पीछे घूमेंगे। और आज वो सही हो गया कि ये सरपंच पति हैं, पार्षद पति, सरपंच पति। एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। अब इसके बिना सशक्तिकरण नहीं हो सकता। वैसे ही 50% रिजर्वेशन शिक्षकों की नौकरी में, और वैसे ही पुलिस में भी 30% भर्ती केवल बेटियों की होगी। आजकल आप देखते हैं जगह जगह बेटियां जब कानून और व्यवस्था की स्थिति संभालते हुए दिखती है तो मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है। एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है, महिला सशक्तिकरण। और कई तरह की योजनाएं, उनके विस्तार में नहीं जाता मैं, लेकिन विभाग की सबसे बड़ी जवाबदारी है। बाल विवाह क्यों होने चाहिए? अब पता ही नहीं है बेटी को कुछ और आपने लगवा दिए 7 फेरे।
समझ विकसित नहीं हुई और आपने शादी करके ससुराल भेज दिया, आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए बाल विवाह से मध्य प्रदेश को मुक्त करेंगे। फिर एक और संकल्प अपना, मध्य प्रदेश में कोई भी बच्चा अनाथ ना रहे। आप सभ्य समाज में देखिए, क्या इतने बड़े समाज में जिनके माता पिता नहीं वो अनाथ हो जाएंगे, उनको कोई नहीं पूछेगा, वो दर दर की ठोकरें खाएंगे। कोविड में जो बच्चे अनाथ हुए थे, हमने तय किया कि कोई अनाथ हमारे होते हुए कैसे हो सकता है। सबको 5,000 रुपया महीना दे रहे हैं, निःशुल्क राशन दे रहे हैं, सबकी पढ़ाई करवा रहे हैं। और जब रक्षाबंधन पे, दिवाली पे मैं बुला के उन्हें गले लगाता हूं, उनके साथ गाता हूं, उनके साथ नाचता हूं, तो मेरी जिंदगी धन्य हो जाती है। कोई अनाथ कैसे रह सकता है? और अब ये तय कर लिया, केवल कोविड नहीं, कोई भी बिना मां बाप का बेटा बेटी होगा तो हम उसके माता पिता हैं। काय के लिए अपना विभाग है, उन बच्चों की देखरेख करना अपना काम है। उसके लिए जितनी जरूरत पड़ेगी बजट में इंतजाम करेंगे। और वो एक बात और भोसले बता ही रहे थे कि 18 साल के बाद अगर कहीं किसी संस्था में, किसी आश्रमशाला में, किसी आश्रम में बच्चा रह रहा है तो कह रहे अब तू 18 का हो गया, जा, अब कहीं कोई जगह नहीं, कहां जाएगा वो? तो हमने तय किया 18 का नहीं, जब तक डिग्री नहीं ले लेता या रोजगार नहीं मिल जाता तब तक हम उसका पालन पोषण करेंगे, उसकी चिंता करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारा विभाग। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हम नंबर 1 है। मध्य प्रदेश एक्स्ट्रा पैसे मिलाता है, आपकी जानकारी में है। मैंने देखा है, पहले बेटा बेटी जन्म लेते थे गांव में तो अस्पताल नहीं जाते थे, घर में पर्दे की आड़ में पीड़ा और दर्द से तड़पती हुई बहन बेटा बेटी को जन्म देती थी। और उसके बाद अगर कोई कठिनाई पैदा हो गई तो कई बार मां बेटा बेटी भी चले जाते थे, मातृ मृत्यु दर बढ़ती थी। अभी अपने ही काम है, अस्पताल में होगा प्रसव। और अब तो प्रसव पूर्व जांच है, यह साधारण काम नहीं, तपस्या है। अगर प्रसव पूर्व जांच हो गई तो कोई कठिनाई है तो पता चल जाएगी ना। सारे टीके लगने चाहिए। अभी टीका नहीं लगता, जिंदगी लगती है। और ये टीकाकरण को साधारण मत मानना कभी, यह असाधारण काम है। यह बहनों की बड़ी सेवा है। तो प्रॉपर जांच, टीकाकरण, उसके बाद पैसा खाते में डालने का काम। पहले मैं गांव में देखता था कि बेटा बेटी को जन्म देने वाली बहन जन्म देने के 2-3 दिन पहले तक काम करती रहती थी। आराम करने का मौका नहीं मिलता था मजदूर बहन को, क्योंकि अगर आराम करेंगे तो खाएंगे क्या। और इसलिए यह तय किया कि जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद, अब तो स्टेज में मिलते हैं, 12,000 देंगे, कुल 16,000 रुपया गरीब बहन को देंगे, ताकि बेटा बेटी का जन्म भी ठीक से हो, जन्म के बाद वो अपने बेटे बेटी को ढंग से दूध पिला पाए, आराम कर सके और पोषण आहार की कमी ना रहे। तो ये बड़ा काम है हमारे सामने। आप जानते हैं सब, बहुत बताने की मुझे जरूरत नहीं है। और इसलिए अपना विभाग बहुत महत्वपूर्ण है। और हम महिला सशक्तिकरण का, कुपोषण दूर करने का, बेटा बेटियों के बीच भेदभाव खत्म करने का, बाल विवाह रोकने का, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर घटाने के एक बड़े अभियान में लगे हुए हैं। और शिक्षा की भी, प्राइमरी शिक्षा के पहले विद्यालय का रूप आंगनबाड़ियों को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। ये काम हमारी जिन बहनों ने किया, अधिकारी साथियों ने किया, सभी कर रहे हैं।
उनको मैं बहुत बधाई देता हूं, उनका मैं अभिनंदन करता हूं। और मैंने कहा है कि विभाग नहीं, परिवार है हमारा, परिवार। एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे हर महीने हमारे पास कोई सुझाव अगर हमारे विभाग के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता देती है, उनकी सुननी चाहिए। सुधार के लिए क्या करें, कार्यकर्ता हो, सहायिकाएं हो, सुपरवाइजर्स हो, या हमारे बाल विकास परियोजना अधिकारी हो, और बेहतर कैसे कर सकते हैं और अच्छा कैसे कर सकते हैं। गड़बड़ की संभावना निर्मूल कर देना है। अब पोषण आहार अगर कोई खाए तो वो पाप ही खाता है, फिर उससे बड़ा अपराध कोई नहीं है। मॉनिटरिंग, ठीक से देखने की व्यवस्था, उसमें और कहां सुधार की जरूरत है, जहां जरूरत है उस वैसे सुधार कर देना। और उसमें कोई सिस्टम ऐसा बने कि सुझाव भी आए। और मैं कह रहा हूं कि आज तो अपन ने यहां पुरस्कार दिया है, अब ये केवल राज्य स्तरीय पुरस्कार हर साल देंगे, हर साल दिए जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक जिला स्तरीय पुरस्कार स्थापित किया जाए। जिले में नंबर 1 आंगनबाड़ी, नंबर 2, नंबर 3, प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो आंगनबाड़ी आए उनके कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया जाए। एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कौन की आंगनबाड़ी सबसे अच्छी है। और ये हमने सर्टिफिकेट भी दिए हैं, मोमेंटो भी दिए हैं। लेकिन जिन साथियों को सम्मानित किया उनको 25-25 हजार रुपए की सम्मान निधि भी दी जाएगी। महत्व पैसे का नहीं है, महत्व सम्मान का है। और पुरस्कार की योजना ये जिला स्तर पे तो इसी साल करना है हमको। दिसंबर के पहले जिलों में कौन सी आंगनबाड़ी है रैंकिंग कर लें और उनको पुरस्कृत करने का काम करें। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हम सब एक कमिटमेंट के साथ जुटे हैं। जो लक्ष्य हमारे विभाग के उनको पूरा करने के लिए, और एक कोई मैकेनिज्म ऐसा भी बन जाए कि 3-4 महीने में एक बार मेरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के प्रतिनिधिमंडल से भी भेंट हो जाए। उनके सामने कठिनाइयां हैं तो उस पर भी बात करके उनका भी हम समाधान करेंगे। उसका रास्ता कोई आंगनबाड़ी बंद करनी नहीं है कि ताला डाल दिया आंगनबाड़ी में, तो वो तो उद्देश्य ही आपने खत्म कर दिया। बच्चे अगर पोषण आहार नहीं खाएंगे तो वो तो उससे बड़ा पाप नहीं हो सकता कोई। तो जो भी है वैसी चीजें होगी, आखिर अपनी बहनें, अपन उनके साथ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, और समस्याएं आएंगी तो उनका भी समाधान करेंगे। आज जिन बहनों को, साथियों को पुरस्कृत किया है उनको मैं बधाई देता हूं। मेरा चूंकि 12 बजे से एक दूसरा कार्यक्रम था, लेकिन आपके बीच आया तो अपने आप को रोक नहीं पाया और थोड़ा ज्यादा बोल गया। आप सबको शुभकामनाएं, बधाइयां। आइए मिलके हम अपने विभाग के माध्यम से कुपोषण का अंत कर दें, महिला सशक्तिकरण कर दें, और ऐसी परिस्थिति पैदा कर दें कि मम्मी पापा कहने लगे बेटा तो ठीक है, अगर घर जन्म ले तो लाडली ही जन्म ले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके ओजपूर्ण उद्बोधन के लिए। शायद आपने यही संदेश दिया है अभी विभागीय अमले को कि चलो नई मिसाल हो, जला नई मशाल हो, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो। और आपकी अपेक्षाएं निश्चित रूप से खरी उतरेंगी। इस कार्यक्रम के अंत में मैं अनुरोध करती हूं अपर संचालक महिला बाल विकास विभाग से सुश्री सीमा सिंह ठाकुर जी से कि वे तो प्रोत्साहन और उत्प्रेरणा कार्यक्रम में आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे, जहां महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे।